वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और इसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का 33 आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने देखा कि कैसे अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बात बोली गई, अलग अलग राइट्स दिए गए, और अभी जो चल रहा है वो है पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और हम लोग इस पार्ट के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए हैं। मतलब कि अगले वीडियो में इस पार्ट का एंड हो जाएगा। पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपको है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो हमने उसमें बात किया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 33 के जरिए से स्टेट को, पार्लियामेंट को एक पावर देती है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्म फोर्सेस के रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। और उसी के तहत अगर आगे हम बढ़ें तो एक और दूसरी बात आ जाती है जो आर्टिकल 34 में बोली गई है। तो आप एक तौर पे मान सकते हैं कि ये जो वीडियो है कंटिन्यूएशन है, लगातार आगे चल रहा है आर्टिकल 33 के बाद। अगर आपने अभी तक आर्टिकल 33 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर आर्टिकल 33 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 जो है इंडियन लॉ का, वो साफ साफ कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी एक पर्सन को और उसको पावर दे सकती है अगर यहां पर स्टेट में कहीं पर मार्शल लॉ लगा हो। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मार्शल लॉ के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब कि एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से नहीं बताया गया है कि ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसी किस सिचुएशन में मार्शल लॉ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है और इसको कैसे लगाया जाता है और इसके तहत क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो मार्शल लॉ का मतलब वो है कि एक ऐसा लॉ जहां पर आर्मी रूल करे बजाय किसी सिविल अथॉरिटीज के। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिविल अथॉरिटीज है जो पहले से काम कर रही हैं, उनकी मशीनरी फेल हो जाए, वो काम नहीं कर पाए और उस जगह पर मिलिट्री रूल आ जाए, तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का काम ये है कि स्टेट में पीस एंड ऑर्डर बनाए। अगर पीस एंड ऑर्डर रिस्टोर हो गया तो फिर से वापस सिविल अथॉरिटीज रूल करने लगेगी। लेकिन जब तक सिविल अथॉरिटीज को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, जब तक सिविल अथॉरिटीज को उनके पोजीशन पे लाके बैठा नहीं दिया जाए, तब तक मार्शल लॉ लगा रहता है। तो ये सिंपल टर्म्स में है मार्शल लॉ। अब वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 34 बोलता है। क्या बोलता है आर्टिकल 34? कि अगर स्टेट को ऐसा समझ में आए कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो उस जगह पर पार्लियामेंट जो है मार्शल लॉ लगाकर पीस एंड ऑर्डर ला सकती है। तो आर्मी को वहां पर पावर दे दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करें ताकि यहाँ पर नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। जब पीस एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद वहां पर वापस सिविल अथॉरिटीज आती है। आइए आर्टिकल 34 को और अच्छी तरीके से हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जब आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उस टाइम पर आर्मी के पास एक फ्री पावर आ जाती है। वो पावर ऐसी है जहां पर आर्मी जो है किसी के ऊपर सेंटेंस पास कर सकती है, मतलब किसी के ऊपर भी जुर्म किसी ने किया हो, किसी ने वायलेट किया हो किसी लॉ को, तो उसको सजा दिया जा सकता है, उसको कैद में रखा जा सकता है। साथ ही साथ आर्मी को इस बात का डर भी नहीं होता उस टाइम पे कि अगर पीस एंड ऑर्डर वापस आ जाता है तो उनके ऊपर कोई बैकलेश आएगा या उनके ऊपर कुछ वापस से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी उल्टा। तो ऐसा आर्टिकल 34 में है कि जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो बिल्कुल ही आर्मी के पास एक फ्री पावर आ जाती है। लेकिन वो पावर ऐसी भी नहीं होना चाहिए जहां पे वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करे। अगर कोई भी आर्मी पर्सनल अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रहा है पावर का तो उसको वहां पर बैकलेश झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे वो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ लॉज पास कर रहा है तो उसको इस बात के लिए बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऊपर वापस आके आने वाले टाइम में मुझे इस चीज के लिए बोला जाएगा। साथ ही साथ अगर हम आर्टिकल 34 को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो एक बात और समझ में आती है कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब एक ही ऐसा राइट है जहां पे बोला गया है कि वो सस्पेंड नहीं होगा, और वो राइट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। मतलब कि आपको जिंदा रहने का और जिंदगी के लिए जीने की जो चीजें हैं वो चीजें सस्पेंड नहीं होगी, बाकी दूसरी जो आपके राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये है आर्टिकल 34 आसान से लफ्जों में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में ऐसा कई बार हुआ है जब इमरजेंसी लगाई गई है अलग अलग पार्ट में, और उसी के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो यहाँ पे हमको मेंशन कर देना चाहिए वो है अफ्स्पा के बारे में, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट।
अब इसका हमने यूज देखा है, कश्मीर में देखा है हमने, बंगाल में देखा है हमने आसाम में देखा है। इवन अभी के टाइम पे हम देख सकते हैं कि कैसे मणिपुर के हालात खराब है और वहां पे आर्मी को उतारा गया है और आर्मी को एक पावर दी गई है कि वहां पर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करे। और जैसा कि आपको पता है और हम बता देते हैं कि अभी तक हमारे मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है, लेकिन इमरजेंसी जो है बार बार लगाई गई है। अब इमरजेंसी और मार्शल लॉ का जो है कुछ हद तक सेम है, वो यही है कि पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, पीस एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए। और इसमें एक सबसे जरूरी केस जो आ जाता है वो केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। 1971 का केस है ये, और ये केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 5 जजेस की बेंच बैठी और उसमें 4:1 का जो रेशियो रहा, उसमें 4 जजेस ने ये कहा कि इमरजेंसी के टाइम पर जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड किया जा सकता है और रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस के तौर पे भी आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक जज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी चीज को एक दूसरे केस में, जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का जो केस है और इससे जो जजमेंट आया था, इसको टोटल ही खत्म कर दिया और दूसरा जजमेंट दिया गया एक दूसरे केस में। और ये दूसरा केस है पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 का केस है और इसमें 9 बेंच का जो है जज बैठे, मतलब 9 जज बैठे इस केस के लिए, और उन्होंने एक साथ आकर ये बात बोला कि जो स्टेट है उसकी मर्जी पे नहीं छोड़ सकते हम किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को लेकर। मतलब कि कभी भी कोई इमरजेंसी का सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उस जगह पर हम इस फंडामेंटल राइट को, जो कि है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम, उसको हम खत्म नहीं कर सकते और उसको स्टेट की मर्जी के ऊपर, स्टेट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। और यहां पर एक साथ आकर सारे जजेस ने फैसला दिया और जो एडीएम जबलपुर वाला केस है, जिसको हेबियस कॉर्पस केस के तौर पर जाना जाता है, उसको टोटली ओवर रूल कर दिया। इसमें जो थे जेएस खन्ना, उनको अपनी जजशिप से भी इस्तीफा देना पड़ा था इस फैसले की वजह से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है मार्शल लॉ को समझने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिकल 34 का जो है कुछ आसान से अल्फाज में जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी वो समझ में आ गया। सिंपल सादी बात है कि जब मार्शल लॉ इफेक्ट में आता है तो वहां पर आर्मी आती है और आर्मी पीस एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश करती है। वहां पर नॉर्मल फंक्शनिंग जो है स्टेट की वो खत्म हो जाती है, या उनको डर होता है कि यहाँ पे किसी का हमला होने वाला है या कोई कूप करने वाला है, कुछ करने वाला है, जिससे कि नॉर्मल फंक्शनिंग जो है स्टेट की वो खराब होने वाली है। तो उस टाइम पर आर्मी को उतारा जाता है, मार्शल लॉ लाया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि पीस एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था को वापस लाया जा सके ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतनी हमारी रीच बढ़ेगी और उतनी ज्यादा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन है, कुछ इनपुट आप हमें देना चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।